आप सब। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जो कि थ्योरी पार्ट था। तो आज हम उस पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से हमें उनका आंसर देना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन फर्स्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट का पहला पार्ट, और जिसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉन्सेंट्रेट करना है वर्ड नॉट एन ऑब्जेक्टिव। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन ए है एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ऑप्शन बी है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, ऑप्शन सी है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, और ऑप्शन डी है असिस्टिंग शेयर होल्डर इन डिसीजन मेकिंग। और आपको मिलेंगे यहां पे 30 सेकेंड्स और आंसर देने के लिए। देखो, आप सोचो कि क्या इसमें से सही आंसर होगा। 30 सेकेंड्स के बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक आपने आंसर दे दिया होगा। हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में कि कॉस्ट एसर्टेन करना ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस भी कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन भी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर होता है। बट शेयर होल्डर को असिस्ट करना डिसीजन मेकिंग में यह कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट नहीं होता। असिस्ट करना तो होता है डिसीजन मेकिंग में, लेकिन शेयर होल्डर को नहीं, मैनेजमेंट को, जो टॉप मैनेजमेंट होता है उनको असिस्ट करता है इन डिसीजन मेकिंग। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? योर आंसर विल बी डी। डी विल बी योर फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कॉस्ट यूनिट इज डिफाइंड एज। हमने कॉस्ट यूनिट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो कॉस्ट यूनिट इज डिफाइंड एज, ऑप्शन ए है यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी एसर्टेन्ड और एक्सप्रेस्ड। ऑप्शन बी है ए लोकेशन, पर्सन और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट और ए ग्रुप ऑफ दीज फॉर विच कॉस्ट आर एसर्टेन्ड एंड यूज्ड फॉर कॉस्ट कंट्रोल। ऑप्शन सी है सेंटर्स having the responsibility of generating and maximizing profits, और डी ऑप्शन है centers connected with earning an adequate return on investment। आपके पास है 30 सेकेंड्स ये जानने के लिए कि what will be the correct answer। सेकेंड्स देने के पीछे मेन मेरा पर्पज यही है कि अगर आप खुद आंसर फ्रेम कर पा रहे हो कि कौन सा आंसर सही है, दैट विल बी गुड। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा सीधा सीधा आंसर दे दूंगा तो फिर एमसीक्यू का फायदा ही क्या होगा। तो 30 सेकेंड्स आपको इसलिए दिए जा रहे हैं, अगर आप आंसर फ्रेम कर सकते हो तो आप आंसर फाइंड आउट करो। टाइम अप। हमने कॉस्ट यूनिट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कॉस्ट यूनिट यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम को इंडिकेट करता है इन रिलेशन टू विच हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आंसर होगा आपका ए, फाइनल आंसर होगा आपका ए। पी जो डेफिनेशन गिवन है वो गिवन है कॉस्ट सेंटर की। सी हमने ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ी, डी भी हमने ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ी। तो ए और बी में आपको यहां पे डाउट हो सकता था। ए है कॉस्ट यूनिट की डेफिनेशन और बी है कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन। अगर आप पीछे जाके रिवाइज करोगे आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है फिक्स्ड कॉस्ट इज ए कॉस्ट, ऑप्शन ए विच चेंजेस इन टोटल in proportion to change in output.
ऑप्शन बी है विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल इन रिलेशन टू आउटपुट। ऑप्शन सी है विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंज इन आउटपुट। और ऑप्शन डी है विच रिमेन्स सेम फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट। 30 सेकेंड्स है आपके पास आंसर फ्रेम करने के लिए। What will be the correct answer? Fixed cost is a cost. आई होप आपने आंसर फ्रेम कर लिया होगा। ऑप्शन ए था विच चेंजेस इन टोटल। क्या फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में चेंज होती है? नहीं होती। ऑप्शन बी विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल तो सेमी वेरिएबल होता है। ऑप्शन सी विच डू नॉट चेंज इन टोटल। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में चेंज नहीं होती ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंज इन आउटपुट। भले ही आपके आउटपुट में चेंज हो जाए, फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में चेंज नहीं होती। तो करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी सी। डी भी पढ़ लेता हूं तो विच रिमेन्स सेम फॉर ईच यूनिट लिखा हुआ है और पर यूनिट तो सेम जो कॉस्ट रहती है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो फाइनल आंसर विल बी सी। फाइनल आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है एलिमेंट और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट आर। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में एलिमेंट क्या होते हैं? मटेरियल ओनली, ऑप्शन बी लेबर ओनली, ऑप्शन सी एक्सपेंसेस ओनली और ऑप्शन डी मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली 30 सेकेंड्स में आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? डन। करेक्ट आंसर होगा आपका डी। हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट भी कवर होती है, लेबर कॉस्ट भी कवर होती है, एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं। फाइनल आंसर आपका होगा मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? जो क्वेश्चन नंबर 1 था वही क्वेश्चन नंबर 5 भी है, बट ऑप्शन यहां पे अलग है। ऑप्शन ए है टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरी यूनिट, जॉब, ऑपरेशन और प्रोसेस। ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एनेबल मैनेजमेंट टू मेक शॉर्ट टर्म डिसीजंस। ऑप्शन सी है टू प्रेजेंट true and fair view of overall result of the transaction and event। और ऑप्शन डी है none of the above। 30 सेकेंड्स है आपके पास करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए। डन। देखो ऑप्शन ए है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना, हर एक यूनिट की, जॉब की, ऑपरेशन की, प्रोसेस की।
हाँ, हम कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा करते हैं। ऑप्शन बी है मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो शॉर्ट टर्म डिसीजन ले सके। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि वो उसके बेसिस पे डिसीजन ले सके। ऑप्शन सी है टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ओवरऑल रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 11th-12th में अच्छे से पढ़ा है तो आपने वहां पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अकाउंट्स या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना होता है। तो डी की हमें यहाँ पे नन ऑफ द अबव की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सी जो है दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनल आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज, ऑप्शन ए है वेरिएबल इन नेचर, ऑप्शन बी है फिक्स्ड इन नेचर, ऑप्शन सी है सेमी वेरिएबल इन नेचर और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन जानना चाहता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है उसका नेचर क्या है, वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल या फिर नन ऑफ द अबव। 30 सेकेंड्स है आपके पास आंसर फाइंड आउट करने की। डन। ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जब मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। अगर आप एक यूनिट बनाते हो 10 रुपए की कॉस्ट आती है और 10 यूनिट बनाते हो तो 100 रुपए की कॉस्ट आती है। तो जब 10 यूनिट बनाते हो 100 रुपए की कॉस्ट आती है तो पर यूनिट तो अभी भी ये 10 रुपए ही है। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होती है उसका नेचर होता है फिक्स्ड, कि वो कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। यहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, वेरिएबल आंसर लिख जाते हैं। ध्यान देना, पर यूनिट जो है वेरिएबल कॉस्ट वो कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट अकाउंटिंग। पॉइंट नंबर ए, present true and fair view of overall result of the transaction and events. Option B, uses monetary information only. Option C, both A and B. और ऑप्शन डी, neither A and B। 30 सेकेंड्स है आपके पास आंसर फ्रेम करने के लिए। डन। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ओवरऑल रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। नो, ये काम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग केवल मॉनेटरी इंफॉर्मेशन यूज करता है? ऑफ कोर्स नहीं, डिसीजन मेकिंग के लिए नॉन मॉनेटरी डेटा भी यूज किया जाता है। तो सी बोथ ए एंड बी होने का मतलब ही नहीं बनता, तो आंसर होगा आपका डी, नाइदर ए एंड बी। कॉस्ट अकाउंटिंग में इन दोनों में से कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द CIMA लंडन सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंडन डिफाइंस ए ब्लैंक
as a unit of product or service in relation to which cost are ascertained. आपको बताना है कि ये डेफिनेशन किसकी है. A unit of product or service in relation to which cost are ascertained. प्रोडक्ट और सर्विस. ऑप्शन ए है कॉस्ट यूनिट, ऑप्शन बी है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी है प्रॉफिट सेंटर और ऑप्शन डी है कॉस्ट सेंटर. 30 सेकेंड्स है आपके पास आंसर फ्रेम करने के लिए. Done. A unit of product or service in relation to which costs are ascertained is nothing. It is known as cost unit. It is known as cost unit. Cost object में activity cover होती है, any activity for which cost is ascertained. Profit center की definition हमने पढ़ी ही नहीं, syllabus में ही नहीं है. Cost center a location, a person or an item of equipment for which cost may be ascertained. So a unit of product or service in relation to which cost are ascertained is known as cost unit. Final answer A. Next question. Question number 9. Question number 9. Question number 9. Which of the following cannot be treated as a direct beneficiary of cost accounting? कॉस्ट अकाउंटिंग का इनमें से किसको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता, कैन नॉट. ऑप्शन ए है मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है डेटर्स, ऑप्शन सी है एम्प्लॉइज और ऑप्शन डी है क्रेडिटर्स. 30 सेकेंड्स है आपके पास आंसर फ्रेम करने के लिए. डन. फाइनल आंसर होगा बी डेटर्स. मैनेजमेंट भी इसका बेनिफिट लेते हैं, एम्प्लॉइज को भी कॉस्ट अकाउंटिंग का बेनिफिट होता है और क्रेडिटर्स को भी इसका बेनिफिट होता है. फाइनल आंसर डेटर्स. डेटर्स को कॉस्ट अकाउंटिंग का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता. फाइनल आंसर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. ए पावर हाउस इन ए फैक्ट्री इज ए. पावर हाउस जो है वो फैक्ट्री में एक सर्विस सेंटर होता है, ऑप्शन बी प्रोडक्शन सेंटर होता है, ऑप्शन सी प्रॉफिट सेंटर होता है या ऑप्शन डी इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर होता है. 30 सेकेंड्स है आपके पास आंसर फ्रेम करने के लिए. आपको क्या लगता है पावर हाउस एक फैक्ट्री में सर्विस सेंटर है, प्रोडक्शन सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर है या फिर इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर है? डन. तो फाइनल आंसर क्या होगा? पावर हाउस जो है वो एक सर्विस सेंटर होता है. जब हमने पढ़ा था कॉस्ट सेंटर्स इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे हमने दो तरीके के कॉस्ट सेंटर पढ़े थे, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और सर्विस कॉस्ट सेंटर. और सर्विस कॉस्ट सेंटर में हमने पढ़ा था पावर हाउस इज ए सर्विस कॉस्ट सेंटर जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो फाइनल आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11.
द मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम द, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा कहां से आता है? ऑप्शन ए कॉस्ट अकाउंटिंग से, ऑप्शन बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, ऑप्शन सी कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, एंड ऑप्शन डी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। 30 सेकेंड्स आपके पास आंसर फ्रेम करने के लिए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? डन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पास डेटा कॉस्ट अकाउंटिंग से नो डाउट आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से नहीं आता। तो फाइनल आंसर होगा आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दोनों से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास डेटा आता है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग करवाया था तो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। डेटा कहां से आता है उनके पास? कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दोनों से डेटा इनको रिसीव होता है। फाइनल आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ब्लैंक, ब्लैंक आर दोज कॉस्ट which can be identified easily and indisputably with a unit of operation or costing unit or cost center। वो कॉस्ट जो कि इजीली आइडेंटिफाई की जा सकती है विद ए यूनिट, कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर के साथ। ऑप्शन ए है डायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन बी है कॉमन कॉस्ट, ऑप्शन सी है इनडायरेक्ट कॉस्ट और ऑप्शन डी है हिस्टोरिकल कॉस्ट। 30 सेकेंड्स है आपके पास आंसर फ्रेम करने के लिए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आंसर की बात करें तो कॉमन कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट तो हमारे इस चैप्टर में जिक्र ही नहीं था, सिलेबस में भी नहीं थे। बात रही तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट वो है जो आइडेंटिफाई की जा सकती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो है जो आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती। तो यहां पे इन्होंने कहा आइडेंटिफाई की जा सकती है इजीली, तो योर करेक्ट आंसर विल बी ए डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इज ए कॉस्ट which can be identified easily and indisputably with a unit of operation, costing unit or cost center. Final answer A. Next question, question number 13. Question number 13. If cost are classified by behavior, अगर कॉस्ट को बिहेवियर के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन? अगर कॉस्ट को बिहेवियर के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाए तो सही क्लासिफिकेशन क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, ऑप्शन सी प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट और ऑप्शन डी मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड। याद करो मैंने चैप्टर के लास्ट टॉपिक में आपको कराया कि अगर बिहेवियर के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाए तो इट विल बी वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। फाइनल आंसर विल बी ए फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें आई थिंक मैंने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है कोई नहीं, मैंने आंसर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब इन सबको अगर ऐड कर लिया जाए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर लिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूट द, कि क्या बन जाता है? ऑप्शन ए है ओवरहेड कॉस्ट, ऑप्शन बी है हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऑप्शन सी है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट और ऑप्शन डी है एस्टिमेटेड कॉस्ट। 30 सेकेंड्स है आपके पास करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए। डन, सही आंसर होगा ऑप्शन ए ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट, हमने जब ओवरहेड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नॉन एज ओवरहेड कॉस्ट। फाइनल आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से, इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ड्यू टू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज होता है किस कारण से? फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्रीज होने की वजह से, ऑप्शन बी सेल्स में इंक्रीज होने की वजह से, ऑप्शन सी प्रोडक्शन में इंक्रीज होने की वजह से, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज किस वजह से होता है? 30 सेकेंड्स है आपके पास करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है किस कारण से? फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्रीज की वजह से, सेल्स में इंक्रीज की वजह से, प्रोडक्शन में इंक्रीज की वजह से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट में क्यों इंक्रीज होगा? क्या रेंट बढ़ जाएगा तो मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं होता। तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता जब ए नहीं हो सकता तो ऑप्शन बचता है बी और सी, इंक्रीज इन सेल्स और इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इसमें देखो डाउट हो सकता है आपको कि सर सेल बढ़े तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ सकती है, प्रोडक्शन बढ़े तो भी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन आंसर, करेक्ट आंसर तो इन दोनों में से एक ही है। देखो सेल की अगर मैं बात करूं, मैं कहता हूं 1 लाख रुपए की हमने सेल करी थी और मैं कहता हूं 1.5 लाख रुपए की हमने सेल करी थी। 1 लाख रुपए की हमने सेल करी थी और 1.5 लाख रुपए की हमने सेल करी थी। क्वेश्चन कहता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज किसकी वजह से होगा? अब देखो सेल जो है, सेल में इंक्रीज एक और कारण से भी हो सकता है, वो है सेलिंग प्राइस। सेल में इंक्रीज सेलिंग प्राइस की वजह से भी हो सकता है। हो सकता है आपने यहां पे 10,000 यूनिट सेल करी थी एट द रेट ऑफ ₹10, तो 1 लाख रुपए की सेल बनी थी। हो सकता है यहां पे आपने 10,000 यूनिट सेल करी थी 15 रुपए के अकॉर्डिंगली, तो 1.5 लाख की सेल हुई। अब यूनिट तो दोनों जगह ही 10,000 है। अगर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट से एग्जांपल 2 रुपए होगी तो यहां पे भी वो 20,000 होगी, यहां पे भी वो 20,000 ही होगी। तो सेल में इंक्रीज होने का कारण तो वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो सेल बढ़ सकती है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं भी बढ़ सकती है, लेकिन ये 100% ट्रू है। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, 10,000 की बजाय 15,000 यूनिट बनाओगे,
10,000 की बजाय 12,000 यूनिट बनाओगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं सर, 1 यूनिट बनाते हो 10 रुपए की कॉस्ट, 10 यूनिट बनाएंगे तो 100 रुपए की कॉस्ट आएगी। तो फाइनल करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी सी। सी विल बी द फाइनल आंसर। इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, which of the following cost unit are suitable for chemical industry? केमिकल इंडस्ट्रीज में कौन सी कॉस्ट यूनिट यूज की जाती है? पर मीटर, पर डजन, पर लीटर या नन ऑफ द अबव? केमिकल इंडस्ट्री में क्या जो उनका प्रोडक्ट होता है वो पर मीटर मेजर किया जाता है, पर डजन मेजर किया जाता है, पर लीटर मेजर किया जाता है, या इन तीनों में से किसी भी कॉस्ट यूनिट में मेजर नहीं किया जाता, कोई और ही कॉस्ट यूनिट होती है? 30 सेकेंड्स आपके पास आंसर फ्रेम करने के लिए। डन। देखो केमिकल होता है लिक्विड नेचर का, और लिक्विड नेचर का अगर आइटम है तो आप उसको पर मीटर या पर डजन में मेजर नहीं कर सकते, उसको आप लीटर टर्म्स में मेजर कर सकते हो। तो केमिकल इंडस्ट्री में जो कॉस्ट यूनिट यूज की जाती है दैट इज पर लीटर। फाइनल आंसर होगा सी। हमने जब कॉस्ट यूनिट पढ़ा था तब मैंने आपको बताया भी था केमिकल इंडस्ट्री में पर लीटर कॉस्ट यूनिट यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, which of the following cost unit is, ध्यान देना, not used by the organization engaged in providing services? कोई ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उनका इनमें से कौन सी कॉस्ट यूनिट यूज नहीं कर सकते? टन किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, किलोवाट आवर और पर मीटर? सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कौन सी कॉस्ट यूनिट यूज नहीं कर सकती है? 30 सेकेंड्स आपके पास करेक्ट आंसर फ्रेम करने के लिए। टन, पहला ऑप्शन है टन किलोमीटर। टन किलोमीटर, टन किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है जिनका काम होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गुड्स ले जाना, माल ले जाना, वो यूज करती है टन किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी जो पैसेंजर्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने का काम करती है वो यूज करती है पैसेंजर किलोमीटर। किलोवाट आवर, पावर हाउस कंपनी जो होती है किलोवाट आवर्स यूज करती है। पर मीटर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कभी भी मीटर में मेजरमेंट नहीं करती। मीटर में नॉर्मली क्लोथ्स वगैरह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, तो सर्विस नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो फाइनल आंसर जो होगा क्वेश्चन का कि कौन सी कॉस्ट यूनिट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं हो सकती, फाइनल आंसर विल बी डी, पर मीटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं होता। फाइनल आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नॉशनल कॉस्ट डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, आर कंसीडर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नॉर बी। 30 सेकेंड आपके पास
आंसर फ्रेम करने के लिए कि नॉशनल कॉस्ट कहां कंसीडर किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसीडर किया जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसीडर किया जाता है कि दोनों जगह यूज किया जाता है या दोनों जगह ही कंसीडर नहीं किया जाता। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? देन नॉशनल कॉस्ट, पहले तो मैं डेफिनेशन आपको याद करा दूं। नॉशनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपको एक्चुअल में किसी को पे करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग। मैं अगर अपनी ही बिल्डिंग में बिजनेस करता हूं तो उसके लिए किसी को रेंट पे तो नहीं करूंगा, बट अगर उसकी वर्थ है 50,000 रुपए पर मंथ रेंट की, तो क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दोगे? ऑफ कोर्स नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल बेसिस पे बनता है। अगर आप एक्चुअल खर्चा करोगे तो ही वहां पे शो कर सकते हो। तो ए आंसर तो नहीं होगा। ए नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा, बोथ ए एंड बी भी नहीं हो सकता। तो बचे बी और डी। बी है कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने पढ़ा था कि नॉशनल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसीडर की जाती है, तो डी नहीं होगा आंसर। फाइनल आंसर विल बी बी, कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉशनल कॉस्ट कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर नॉन एज ए वेरिएबल कॉस्ट, बी फिक्स्ड कॉस्ट, सी ओवरहेड्स और डी नन ऑफ द अबव। इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या बोला जाता है और क्या नाम है इनडायरेक्ट कॉस्ट के? 30 सेकेंड्स आपके पास आंसर फ्रेम करने के लिए। ऑप्शन है ए वेरिएबल कॉस्ट, बी फिक्स्ड कॉस्ट, सी ओवरहेड्स और डी नन ऑफ द अबव। डन। इनडायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है या फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं इसको, या ओवरहेड बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूट होके ओवरहेड के नाम से जानी जाती है। तो फाइनल आंसर विल बी सी ओवरहेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो कॉस्ट है ऑफ द फैक्ट्री इज ट्रीटेड एज। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, स्टेप कॉस्ट होती है, या फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। 30 सेकेंड्स आपके पास आंसर फ्रेम करने के लिए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉस्ट वेरिएबल होती है, फिक्स्ड होती है, स्टेप होती है, या फिर सेमी वेरिएबल होती है? देन हमने जब क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर पढ़ा था तो मैंने आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट में एग्जांपल दिए थे दो, एक कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक कॉस्ट ऑफ टेलीफोन बिल। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल का नेचर होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ए फर्म यूजेस इट्स ओन बिल्डिंग, एक फर्म है जो अपनी ही बिल्डिंग यूज करती है। ये किसका एग्जाम्पल है? इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए है नॉशनल कॉस्ट, ऑप्शन बी है फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन सी है स्टेप कॉस्ट और ऑप्शन डी है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ही बिल्डिंग यूज करती है तो उसकी जो नेचर है कॉस्ट का वो क्या है? नॉशनल, फिक्स्ड,
स्टेप या फिर सेमी वेरिएबल। 30 सेकेंड्स आपके पास आंसर को फ्रेम करने के लिए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? टाइम्स अप। और फाइनल आंसर जो है दैट इज, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला, नॉशनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमें किसी को पे नहीं करनी। और मैंने एग्जांपल भी आपको यही दिया था कि अगर मैं अपनी ही बिल्डिंग यूज करता हूं बिजनेस के लिए तो मुझे रेंट तो पे नहीं करना, बट फिर भी उसकी जो वर्थ है उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉशनल कॉस्ट के नाम से कंसीडर करते हैं। फाइनल आंसर ए, नॉशनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, एनी एक्टिविटी फॉर विच a separate measurement of cost is desired. Any activity for which a separate measurement cost is desired, जिसके लिए हम अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर, बी है कॉस्ट सेंटर, ऑप्शन सी है कॉस्ट ऑब्जेक्ट और ऑप्शन डी है प्रॉफिट सेंटर। एनी एक्टिविटी फॉर विच सेपरेट कॉस्ट सेंटर या सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज डिजायर्ड इज नॉन एज, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? 30 सेकेंड्स आपके पास आंसर को फ्रेम करने के लिए। डन। ऑप्शन ए है कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर तो होता है एक ऐसा फैक्टर जिस पे आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है। कॉस्ट ड्राइवर तो ऑप्शन नहीं हो सकता इसका मतलब। कॉस्ट सेंटर होता है लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट जिसके लिए हम कॉस्ट एसर्टेन करते हैं, तो कॉस्ट सेंटर भी नहीं हो सकता, यहां पे एक्टिविटी की बात चल रही है। कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर हमारे इस चैप्टर में था ही नहीं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, हाँ कॉस्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन थी एनी एक्टिविटी फॉर विच ए सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज डिजायर्ड इज नॉन एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। करेक्ट आंसर होगा सी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक्सपेंसेस सच एज रेंट, डेप्रीशिएशन ऑफ बिल्डिंग आर शेयर्ड बाई सेवरल डिपार्टमेंट। जैसे रेंट होता है, एक बिल्डिंग है जिसका आप रेंट पे कर रहे हो 50,000 रुपीज का, उसमें 4 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए बी सी और डी। इसी तरीके से एक बिल्डिंग है जिसका डेप्रीशिएशन का खर्चा है 50,000 रुपए, उस बिल्डिंग में डिपार्टमेंट है 4 ए बी सी और डी। इसका मतलब बिल्डिंग का जो रेंट जा रहा है, बिल्डिंग का जो डेप्रीशिएशन का खर्चा है वो चारों डिपार्टमेंट के लिए है, तो चारों डिपार्टमेंट में वो शेयर किया जाएगा। तो इन एक्सपेंसेस को क्या बोला जाए? ए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सी जॉइंट एक्सपेंसेस और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। 30 सेकेंड्स है आपके पास करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद मैं बताऊंगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर। डन। देखो रेंट और डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग जो कि सेवरल डिपार्टमेंट में शेयर किए जाएंगे, तो इसका मतलब वो किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, और अगर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो डी भी ऑप्शन नहीं हो सकता ऑल ऑफ द अबव।
जॉइंट एक्सपेंस नाम की हमने कोई चीज पढ़ी नहीं है इस चैप्टर में, तो फाइनल आंसर होगा ए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो कि आप डायरेक्टली किसी कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, तो आपको उन खर्चों को उन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो फाइनल आंसर ए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। CIMA defines blank as a location, person or an item of equipment whose cost may be attributed to cost unit। एक डेफिनेशन गिवन है और आपको बताना है कि ये डेफिनेशन किसकी है। क्या ये डेफिनेशन कॉस्ट ड्राइवर की है? ऑप्शन बी कॉस्ट सेंटर, ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट सेंटर और ऑप्शन डी प्रॉफिट सेंटर। 30 सेकेंड आपके पास ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये डेफिनेशन किसकी है, कॉस्ट ड्राइवर की, कॉस्ट सेंटर की, इन्वेस्टमेंट सेंटर की या फिर प्रॉफिट सेंटर की। टाइम्स अप। कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर की डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक फैक्टर जिसपे हमारी कॉस्ट डिपेंड करती है, दिस फैक्टर इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। तो ये तो नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर ये हमने पढ़े ही नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में ही नहीं थे, सिलेबस में ही नहीं थे एक तरीके से। इसके बाद बात करें तो कॉस्ट सेंटर, मैं काफी बार बोल चुका हूं कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन, ए लोकेशन, a person or an item of equipment for which cost may be ascertained, that is known as cost center. Final answer will be B. Next and last question of today's class. आज की क्लास में 25 क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ब्लैंक आर कांस्टेंट पर यूनिट बट चेंज इन टोटलिटी। कुछ ऐसा है जो कि पर यूनिट कांस्टेंट रहता है बट टोटलिटी में चेंज होता है, वो क्या है? ऑप्शन ए फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन बी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन सी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट और ऑप्शन डी वेरिएबल कॉस्ट। 30 सेकेंड्स है आपके पास फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो कि पर यूनिट कांस्टेंट रहती है और टोटलिटी में वो चेंज हो जाती है। डन। ऑप्शन ए है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट नहीं रहती और टोटलिटी में भी चेंज नहीं होती, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो एक लिमिट तक कांस्टेंट रहती है, उसके बाद वो वेरिएबल हो जाती है, तो वो तो कॉम्बिनेशन होता है फिक्स्ड और वेरिएबल का, ये भी नहीं होगा। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट ऐसी कोई कॉस्ट हमने पढ़ी नहीं, सिलेबस में नहीं थी। वेरिएबल कॉस्ट, यस, करेक्ट आंसर विल बी डी, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है और टोटलिटी में वो चेंज हो जाती है। अगर आप 1 यूनिट बनाते हो 10 रुपए की कॉस्ट आती है, तो 10 यूनिट बनाते हो तो 100 रुपए की कॉस्ट आती है। टोटलिटी में ये चेंज हो गई। पर यूनिट में बात करूं तो 1 यूनिट बनाई तब भी 10 रुपए पर यूनिट था, और 10 यूनिट बना रहे हो 100 रुपए कॉस्ट है, तब भी ये पर यूनिट तो 10 रुपए ही है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है पर यूनिट कांस्टेंट और टोटलिटी में ये चेंज हो जाती है। एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने 25
एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, और भी हमें इस चैप्टर में अभी एमसीक्यू डिस्कस करने हैं, बट सारे एक साथ नहीं करवाऊंगा। 25 आपने कर लिए आज, इन 25 को आप रिवाइज कर लो, आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में। इनको रिवाइज करो और दोबारा से पूरे चैप्टर को रिवाइज करके आओ नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, ताकि जो नेक्स्ट क्लास में बचे हुए एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस करें और आप उनका कॉन्फिडेंस के साथ मुझसे पहले आंसर दे सको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।